यानी जो मानव पूंजी है वो जिस तरीके से भौतिक पूंजी यानी जमीन है, जायदाद है, रुपया है, ये सब जैसे कि हम जिसको जितना ज़्यादा हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं या जितना ज़्यादा हम इसमें पैसा लगाते हैं उतना ही प्रतिफल देता है। ऐसे एक मानव के ऊपर कोई चीज़ कोई खरीद रहा है, किसी वस्तु का को कोई बेच रहा है, ठीक है, और क्या कर रहा है, कोई बच्चों परिवहन सेवा दे रहा है, ये सब क्या बच्चों, ये आर्थिक गतिविधियां। तो ये हमारे प्राचीन काल से ही क्या है, महिलाओं और पुरुषों का काम क्या है विभाजित कर दिया गया था कि महिलाएं ये काम करेंगी, पुरुष ये काम करेंगे। हेलो बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय पंकज सर में। बच्चों, आज हम एक नए चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं और आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है अर्थशास्त्र का दूसरा चैप्टर, मानव एक संसाधन के रूप में। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, मानव एक संसाधन के रूप में, जो क्या है बच्चों, इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र का दूसरा चैप्टर है। इस चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले हम ये समझेंगे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है बच्चों मेरे। तो हम बात करेंगे, देखो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे बच्चे मानव संसाधन, यानी मानव संसाधन क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मानव संसाधन के बारे में डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद इसमें हम पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में देखेंगे, यानी मतलब श्रम विभाजन के बारे में देखेंगे कि पुरुष जो है वो बाहर या क्या क्या काम कर रहा है, महिलाएं क्या काम कर रही हैं और आज की परिस्थितियों में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। जनसंख्या की गुणवत्ता, मतलब जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारे देश की जनसंख्या है, उनकी गुणवत्ता में सुधार करना, मतलब क्या है, उनको एक मानव पूंजी बनाना, और मानव पूंजी बनाकर क्या है, उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना। उसके लिए हम क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, तो शिक्षा है बच्चों, स्वास्थ्य है, साक्षरता दर और जो बेरोजगारी बच्चों ये एक अलग टॉपिक है, इससे अलग टॉपिक है, ठीक है, बेरोजगारी पर हम बात करेंगे। मतलब जनसंख्या गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए क्या है, हमने शिक्षा पर जोर दे रहे हैं, स्वास्थ्य पर जोर दे रहे हैं, साक्षरता पर जोर दे रहे हैं, इनके बारे में हम इंडिपेंडेंट भी पढ़ेंगे और फिर हम बेरोजगारी के बारे में पढ़ेंगे, जो आज भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या ये भी है। ठीक है, तो हम इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं मानव संसाधन। बच्चों थोड़ा सा मैं आपको इसको पढ़ाने से पहले, ये चीज़ें जो लगी हुई हैं ये तो आपको सारी कुछ चीज़ें दिख ही रही हैं, लेकिन पहले हम एक चीज़ आपको थोड़ा समझाते हैं। बच्चों थोड़ा सा समझना है, थोड़ी सी मैं आपको एक ब्लैंक स्लाइड पर लेकर थोड़ा कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, एक बैकग्राउंड बनाने के लिए इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ध्यान समझना है बच्चों। जब हम बात करते हैं भारत की पॉपुलेशन की, तो जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, यानी जनसंख्या की बात करते हैं बच्चों, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद बच्चों जब 1950 के आसपास की अगर हम बात करते हैं, 1950s की बात करते हैं, ठीक है, 1950 की बात करते हैं, तो उस समय भारत की जो पॉपुलेशन थी लगभग 50-51 के आसपास, मैं और भी कर दूं तो 50-51 के आसपास भारत की जो जनसंख्या थी वो लगभग 35 करोड़ के आसपास थी। कितनी थी बच्चों, 35 करोड़ के आसपास। ठीक है, 35 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या थी 1950 के आसपास की, मतलब बहुत ज़्यादा जनसंख्या थी। इसके बाद धीरे धीरे जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी, जिसको जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, और बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी। 1900 अगर हम बात करते हैं बच्चों 1980 तक आते आते बच्चों आप देखोगे कि हमारे भारत की जो जनसंख्या लगभग 80 करोड़ के आसपास पहुंच गई। ठीक है, 80 करोड़ के आसपास पहुंच गई, यानी जनसंख्या विस्फोट हुआ, बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी। अब बच्चों इस समय क्या था, 1950 से लेकर 1980 के दौर के बीच की अगर हम बात करते हैं, तो इस दौर में क्या है बच्चों, जनसंख्या को क्या है हमारे देश में क्या है, एक उसको अपने लिए उत्तरदायी मानने लगा। मतलब वो क्या है हमारे लिए क्या हो गई, एक तरीके से हमारे लिए लायबिलिटी हो रही थी, यानी हमारे लिए बोझ एक तरीके से हमारे देश के लिए ऐसा माना जा रहा था कि इतनी बड़ी जनसंख्या को हम कैसे खाना खिलाएंगे, कैसे उनको काम देंगे, रोजगार कैसे प्रोवाइड कराएंगे, ये सारी जो है समस्याएं भारत में थी। और उस समय भारत के पास इतना पैसा भी नहीं था और हम इतने विकसित भी नहीं थे कि हम इनको अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा खाना और सारी चीज़ें दे पाएँ। तो बच्चा इसकी वजह से क्या है, जो देश की सरकार थी या जो हमारे देश के लोगों का मानना ऐसा था कि जो जनसंख्या वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है, यानी हमारे लिए क्या है, उत्तरदायित्व है, जिसको हमें निर्वहन करना है। लेकिन बच्चों बाद में क्या होता है, 1990s के बाद, यानी 1991 में देखो आप क्या होता है, तो हमारे यहाँ वैश्वीकरण स्टार्ट होता है, भारत में वैश्वीकरण स्टार्ट होता है बच्चों, सॉरी वैश्वीकरण में क्या होता है बच्चों, तो हमने अपने मार्केट को खोल दिया, हम पूरे विश्व से कनेक्ट होने लगे। जब वैश्वीकरण की स्टार्ट हुई तो क्या हुआ बच्चों, इसके बाद क्या हुई, जो हमारी जनसंख्या थी जिसको अभी तक
देश की सरकार जो है या देश के लोग जो हैं ऐसा मान रहे थे कि ये जनसंख्या क्या है, जो हमारे लिए उत्तरदायित्व है, जो हमारे लिए क्या है लायबिलिटी है, यही क्या है बाद में देश की संपत्ति बन गई। क्योंकि देश के जो उद्योग हैं, जो टेक्नोलॉजिकल वाले जो चीज़ें हैं, उनमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो देश की जनसंख्या। 1991 के बाद क्या हुआ बच्चों, हमारे देश के लोगों का, हमारे देश की सरकार का देश के लोगों के प्रति जो अप्रोच है, उपागम है, वो बदला और उनका सोचने का नजरिया भी बदला और उनको लगा कि नहीं, हमारे लिए हमारी जनसंख्या या हमारी पॉपुलेशन जो है हमारे लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं बल्कि ये हमारी परिसंपत्ति है। तो मतलब आपको ये समझना है कि जो मानव जनसंख्या है, जो मानव संसाधन है, वो किसी भी देश की परिसंपत्ति होती है। मुझे ये समझाना था सिर्फ, ठीक है। क्या होती है बच्चों, किसी भी देश की परिसंपत्ति होती है। इसके बाद बच्चों देखो क्या है कि जब मानव संसाधन, क्योंकि मानव संसाधन सबसे बड़ा संसाधन है, क्योंकि वही क्या कर रहा है बच्चों, सारे के सारे संसाधनों का यूज कर रहा है। अगर मानव ना हो बच्चों, आप खुद सोचो, अगर मानव ना हो तो क्या हम इस पेन का यूज करेंगे? नहीं कर पाएंगे। नहीं, मानव ने ही तो इस पेन को यूज, इस जो प्लास्टिक की चीज को क्या है यूज के लायक बनाया। पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं उनको संसाधन किसने बनाया है? मानव ने। इसीलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ संसाधन कौन है? तो मानव संसाधन, क्योंकि मानव भी खुद एक संसाधन है और उसने पृथ्वी के सारे वस्तुओं को क्या है एक संसाधन बनाया। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब बच्चों क्या है कि जो मानव संसाधन है उसको एक अच्छी कैपिटल, उसको क्या एक अच्छा पूंजी कैसे बनाया जाए, उसको कैसे उस मानव को या उस मानव की संसाधन की कैसे उत्पादकता बढ़ाई जाए, यानी क्या है उसकी उत्पादन क्षमता, उसकी योग्यता को कैसे बढ़ाया जाए। जब उसकी क्षमता, उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए जो सरकार या जो लोग प्रयास करते हैं उसी को कहा जाता है बच्चों मानव के विकास में एक योगदान। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है। ये बात समझ में आ गई, थोड़ी सी स्टोरी है, लिंक करना है, फिर आपको हम आगे ले चलते हैं। अब यहां पर देखो बच्चों, मानव संसाधन क्या कह रहा है? संसाधन के रूप में लोग किसी देश पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति होते हैं। परिसंपत्ति का इंग्लिश होता है एसेट, एसेट। ठीक है, परिसंपत्ति होते हैं। मतलब क्या है कि किसी देश में जो लोग हैं, उस देश की जो पॉपुलेशन है या जनसंख्या है, वो किसी भी देश के लिए दायित्व नहीं है, बल्कि क्या है वो परिसंपत्ति। वो क्या है बच्चों? वो एक एसेट है। यही मैं अभी आपको समझा रहा था कि 1980 के एरा तक आप देखो तो हमारे भारत के लोगों को देश की सरकार क्या है एक दायित्व मानती थी कि जिसको खाना खिलाना है, जिसको रोजगार देना है, क्योंकि उतना संसाधन हमारे पास नहीं था। लेकिन 1991 के बाद मैंने बताया कि सरकार की सोच बदली और सरकार को लगने लगा कि नहीं, ये जो जनसंख्या है ये हमारे लिए उत्तरदायित्व नहीं, बल्कि हमारे लिए दायित्व नहीं, बल्कि ये हमारी एसेट है, पूंजी है, जिसका हम सही तरीके से उपयोग करेंगे तो हमारे देश का अच्छे से विकास होगा। ठीक है, ये बात है। अब आप देखो, दूसरे संसाधनों की ही भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन है। मैंने आपको बताया कि दुनिया में जितने भी संसाधन है उनको मानव ने ही एक संसाधन बनाया। जितनी भी वस्तु है, आप अपने चारों तरफ जितनी भी वस्तु देख रहे हो, जिनको हम यूज कर रहे हैं, वही तो संसाधन है। संसाधन क्या होता है? मानव, जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, ऐसी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। तो पेन आज हमारी आवश्यकता की पूर्ति कैसे कर रहा है? तो लिखने में, इसीलिए क्या है ये हमारे लिए संसाधन। लेकिन इसको बनाया किसने? इसको बनाया तो मानव ने ही है ना। ये जो आप डेस्कटॉप देख पा रहे हो, ये क्या है बच्चों? ये भी क्या है? ये भी मानव ने बनाया है। ये हमारी आवश्यकता को पूर्ति कर रहा है। आप जिस पेन से लिख रहे हो वो क्या है? आपको लिखने में हेल्प कर रहा है, लेकिन इसको बनाया किसने? मानव ने। तो इसीलिए दूसरे संसाधन, दूसरे मतलब जो भी आपके आसपास दिख रहे हैं, टेबल है, चेयर है, जो भी चीजें हैं, ठीक है, ये सब संसाधन है, क्योंकि इनका हम यूज कर रहे हैं, लेकिन इनको बनाया किसने? इस मानव ने। तो इसीलिए दूसरे संसाधनों की भांति क्या मानव भी एक संसाधन है, जो क्या है एक मानव संसाधन है। ठीक है, बात करते हैं, जब मानव की हम बात करते हैं, अब जो मानव संसाधन है उसको एक अच्छा, उसके अंदर क्या है उसकी उत्पादकता को बढ़ाना है, यानी क्या है उसको एक ह्यूमन कैपिटल यानी इसको मानव पूंजी में परिवर्तित करना है। तो उसके लिए हमें क्या क्या करने होंगे? यानी मानव जो है, एक मानव को एक अच्छा मानव बनाने के लिए, उसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए, उसकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? दूसरी बात यह है कि कैसे उस मानव को एक अच्छा मानव संसाधन बनाकर हम देश की जीडीपी में उसका अहम योगदान या उसका योगदान को बढ़ा सकें। इसके लिए क्या है हमें क्या क्या करना होगा? तो बच्चों अब इसी में क्या करना होगा? जब इस विद्यमान मानव संसाधन को क्या है बच्चों शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य धारा द्वारा और अधिक विकसित किया जाता है, तब इसे हम मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। मतलब जो मानव संसाधन है, ध्यान से सुनना बच्चों, जैसे कि मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जैसे ये बच्चों क्या है, ये मैंने, ठीक है ध्यान सुनो, मान लो ये हमारी क्लास का राहुल है, ठीक है, ये हमारी क्लास का क्या है बच्चों राहुल है, ठीक है। अब इतनी अच्छी मेरी वो नहीं है, राइटिंग मेरी इतनी मतलब पेंटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं, लेकिन आप काम चला लोगे, ठीक है। ये राहुल है, तेरे नाम के बाल हैं इसके,
ठीक है ना, ये राहुल है, ठीक है। अब ये राहुल क्या है, एक मानव संसाधन है, क्योंकि जनसंख्या क्या है, मानव संसाधन है। अब राहुल को क्या है, एक हमें मानव पूंजी बनाना है, एक अच्छा संसाधन बनाना है जो देश के विकास में क्या है एक महत्वपूर्ण योगदान कर सके, जो देश के लिए दायित्व ना होकर उसके लिए संपत्ति बन सके। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस राहुल को, राहुल है बच्चों, ये नाम इसका क्या है, राहुल है, ठीक है। राहुल में हम क्या चीजें ऐड कर दें? तो राहुल को हम अच्छी शिक्षा दे दें, राहुल को क्या है, अच्छी शिक्षा दे दी जाए। क्या दे दी जाए? अच्छी शिक्षा, ठीक है। उसको ऑक्सफोर्ड पढ़ने भेज दिया जाए। और क्या किया जाए बच्चों? राहुल को बच्चों क्या है, राहुल के स्वास्थ्य के ध्यान दिया जाए, उसके स्वास्थ्य पर अच्छा ध्यान दिया जाए। स्वास्थ्य पर, स्वास्थ्य मतलब उसके लिए अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए अच्छी हॉस्पिटल हो, सारी व्यवस्थाएं हो, ठीक है। उसको उसके अच्छे खाना हो। और दूसरा क्या है, इसके साथ राहुल को क्या दे दिया जाए, कौशल प्रशिक्षण दे दिया जाए, मतलब उसको स्किल्स सिखा दी जाए, कुछ भी स्किल्स, कौशल प्रशिक्षण, ठीक है। जब कौशल प्रशिक्षण दे दी जाए तो क्या हो जाएगा, जब राहुल को शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल प्रशिक्षण ये सब प्रदान किया जाए तो इससे क्या होगा, राहुल की उत्पादकता बढ़ जाएगी। राहुल क्या है, एक अच्छा सिटीजन बन जाएगा, एक अच्छा नागरिक बन जाएगा और देश के विकास में वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगेगा। और जब उसके अंदर ये सारे गुण आ जाएंगे तो उसी को क्या बोल देंगे, हम मानव पूंजी बोल देंगे। और मानव पूंजी दूसरी ही पूंजी की भांति, जैसे भौतिक पूंजी होती है, जैसे धन है, जैसे संपत्ति है, जैसे आपकी गाड़ी है, ये भौतिक पूंजी है, इसी तरीके से मानव पूंजी है। मानव पूंजी में जब हम शिक्षा, है ना, मानव पूंजी को क्या है, मानव पूंजी भी क्या है, देश के लिए एक महत्वपूर्ण, एक अच्छा लाभप्रद चीज हो सकती है, ठीक है। तो ये बात है, समझ में आ गई बात। तो जब इस विद्यमान मानव संसाधन को शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य द्वारा और अधिक विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। देखो, जो भौतिक पूंजी क्या है बच्चों, तो जैसे आपका जमीन हो गई, जैसे आपकी गाड़ी हो गई, भौतिक पूंजी मतलब जिसको आप छू सको, स्पर्श कर सको, वो भौतिक पूंजी, ठीक है। भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है ना। यानी जो मानव पूंजी है वो भौतिक पूंजी की तरह देश के उत्पादक यानी देश के विकास में क्या है, एक महत्वपूर्ण रोल जो है, अपनी भूमिका क्या है, अदा करता है, ठीक है। फिर कह रहा है बच्चों, वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि बाकी जितनी भी संसाधन है उनको बनाया किसने है, मानव ने। तो क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है, क्योंकि हमने ही उसका उपयोग करने लायक बनाया है। भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते, क्योंकि हमने ही, पूंजी मतलब धन, रुपया क्या है, नोट, कागज का नोट है। अगर उसको हम अपने यूज के लायक, अगर हम उसको यूज ना करें तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। भूमि है, भूमि को यूज के लायक किसने बनाया? भूमि पर आज हम खेती कर रहे हैं। लाखों साल पहले जब इस पृथ्वी पर मानव आया था तो मानव ने शुरुआत में इस पर खेती करना नहीं सीखा था, क्योंकि वो आते ही खेती करना तो नहीं जानता था। लेकिन बाद में क्या है, इसी भूमि पर उसने खेती करनी शुरू की। तो भूमि को क्या है, उससे खेती शुरू की। तो भूमि को क्या है, उसने एक अपना संसाधन बनाया। तो दुनिया में मैंने बताया जितने भी चीजें हैं उन सबको संसाधन बनाने का काम किसने किया है? एक मानव ने। इसलिए मानव सर्वश्रेष्ठ संसाधन है, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। अब देखो क्या कह रहा है, मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य के द्वारा भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। यानी जो मानव पूंजी है वो जिस तरीके से भौतिक पूंजी यानी जमीन है, जायदाद है, रुपया है, ये सब जैसे कि हम जिसको जितना ज़्यादा हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं या जितना ज़्यादा हम इसमें पैसा लगाते हैं उतना ही प्रतिफल देता है। ऐसे एक मानव के ऊपर जितना ही खर्च करता है, यानी जैसे अगर हमारे फादर हैं, अगर हमारे जैसे आपके मान लो सॉरी आपके जैसे फादर हैं, तो आपके फादर आपको एक अच्छा शिक्षा देंगे, आपको अच्छा खाने का ध्यान रखेंगे, आपके हेल्थ का ध्यान रखेंगे, आपको अलग अलग स्किल्स के लिए मौका देंगे, तो क्या होगा, आप जीवन में उतना ही अच्छा कर पाओगे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होंगी, आप बहुत अच्छा जीवन में कर पाओगे। तो एक मानव के ऊपर जितना ज़्यादा निवेश किया जाएगा वो उतना ही अच्छा क्या है बच्चों, एक संसाधन बनेगा देश के लिए, और वो क्या करेगा, देश के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्या है कि दो स्थितियां हो सकती हैं मानव के संसाधन में। दो स्थितियां कैसी हैं तो बच्चों ध्यान सुनना, एक को बोलते हैं दुष्चक्र और एक को बोलते हैं कुचक्र। सॉरी, यहां पर होगा सुचक्र होगा, ये दुष्चक्र नहीं होगा,
थोड़ा सा एक मिसप्रिंट हो गया, मैंने पढ़ा भी तो लेकिन ध्यान नहीं दिया इस पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, मैं इसको मिटाल रहा हूँ, और यहाँ पर क्या होगा, सुचक्र होगा। एक सुचक्र होता है, एक दुष्चक्र होता है। ठीक है, एक सुचक्र होता है और एक दुष्चक्र होता है। सुचक्र और एक दुष्चक्र। सुचक्र में क्या होता है भाई, सुचक्र में क्या होता है तो ध्यान सुनना। ठीक है बच्चों, तो सुचक्र क्या होता है, तो सुचक्र मतलब जैसे एक फैमिली है, ध्यान सुनना, एक फैमिली है और इस फैमिली में सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं। तो ठीक है, वो क्या करेंगे, जो उस फैमिली में जो बच्चा होगा, वो जो फैमिली के लोग हैं उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई पर, उसके स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, ज्यादा ध्यान देंगे, उसको वो अपने से ज्यादा काबिल बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसा होता है ना फैमिली में। ठीक है, अब ये हुआ, उसके बाद जिस बच्चे पर उन्होंने इतना खर्च किया, जब वो बच्चा बड़ा होगा, उसकी शादी होगी, वो नौकरी करेगा, शादी करेगा, उसके बाद उसके जो बच्चे होंगे वो भी क्या करेगा, उस बच्चे पर भी क्या करेगा, अच्छा पैसा खर्च करेगा, क्योंकि वो शिक्षा का, वो स्वास्थ्य का क्या है, वो जानता है कि ये कितने महत्वपूर्ण है किसी व्यक्ति के जीवन में। तो इस तरीके से क्या होगा, एक चक्र चलेगा, यानी एक सुचक्र चलेगा, जो क्या है, जो हमेशा ऐसे चलता ही रहेगा। क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या है, अपने बच्चों को भी अपने से ज्यादा पढ़ाना चाहता है। ये क्या है, ये एक सुचक्र है, इस तरीके से चलता रहेगा। लेकिन वही बच्चों क्या है, दूसरी तरफ एक अनपढ़ माँ बाप है, जो गांव में रहते हैं, जिन्होंने कभी शिक्षा नहीं ली, जिनको शिक्षा का महत्व ही नहीं पता है, तो वो क्या करेंगे, वो उनसे उनकी जो संतान होगी, उसकी जो संतान होगी, वो क्या करेगा, वो अपने संतान को भी शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं शिक्षा का महत्व क्या है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, बाद में क्या होगा, उसी को वो भी क्या करेगा, अपने ही काम में उस बच्चे को भी, जो खेती कर रहा है या कोई काम कर रहा है, अपने बच्चे को भी उसी में लगा लेगा। अब वो बच्चा भी उसमें लग जाएगा। ये क्या होगा, इस तरीके से क्या होगा, ये जो चक्र है ये लौट फेर के वहीं चलता रहेगा, और उस बच्चे का विकास नहीं होगा, ना उस फैमिली में किसी का विकास हो पाएगा। तो इससे क्या होगा बच्चों, इसको बोलते हैं दुष्चक्र। लोग उसी में फंसते जाते हैं, ठीक है, इसको दुष्चक्र बोलते हैं। अब बच्चों एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि जैसे जो भारत जापान है, ध्यान सुनना। ठीक है, जब हम जापान की बात करते हैं तो बच्चों जापान और उत्तरी कोरिया, जापान और उत्तरी कोरिया जो है एशिया के दो देश हैं। इन दो देशों में बच्चों क्या आप देखोगे, संसाधन के नाम पर जो भौतिक संसाधन बहुत कम है, यानी जो और भी चीज़ें हैं, जो भी और भी चीज़ें होनी चाहिए, इनके यहाँ बहुत कम है। लेकिन बच्चों इनके यहाँ मानव संसाधन है, इनके यहाँ मानव संसाधन बहुत अच्छा है। तो इन्होंने क्या किया बच्चों, जो जनसंख्या थी उसी को क्या है, उस पर बहुत ज़्यादा निवेश किया। ठीक है, उसको स्किल्स बहुत ज़्यादा दी, उसको प्रशिक्षण बहुत अच्छा दिया, उसकी शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया, उसके स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दिया। तो आज देखो बच्चों, इनकी पॉपुलेशन का 80% जनसंख्या जो है ना बच्चों, इनकी आबादी का बच्चों 80%, मैं जापान की बात करूं ध्यान से, जापान की बच्चों 80% जो आबादी है ना, वो बच्चों क्या है, वो एक मानव पूंजी है, यानी वो बहुत अच्छा संसाधन है, मानव पूंजी है। ठीक है, यानी उन्होंने अपने देश के 80% लोगों को क्या है, एक अच्छा संसाधन बना दिया। और नॉर्थ कोरिया की बात करें, यानी उत्तरी कोरिया की बात करें बच्चों, तो उत्तरी कोरिया की अगर हम बात करते हैं तो उत्तरी कोरिया में लगभग 93% लोग क्या है, मानव संसाधन। यानी यहां पर आप देखोगे कि और कोई संसाधन नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने मानव जो उनकी है जनसंख्या, उसी को एक संसाधन बना दिया। और आज देखो पूरी दुनिया में इनका डंका बज रहा है। हाँ, भारत के भी लोग हैं, लेकिन इन्होंने अपने लोगों की जनसंख्या पर बहुत ज्यादा निवेश किया, उसकी शिक्षा पर निवेश किया, उसकी स्वास्थ्य पर निवेश किया, उसके प्रशिक्षण पर निवेश किया। इससे क्या हुआ, इन्होंने अपनी जनसंख्या को एक अच्छा संसाधन बनाया, एक मानव पूंजी बनाई। और क्या है, आज वो देखो कोई संसाधन ना होने के बावजूद जापान देखो एक विकसित देश में खड़ा है, विकसित देश, हमसे ज्यादा विकसित देश है। ठीक है, तो ये कैसे हो पाया, क्योंकि उसने अपने लोगों के जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, प्रशिक्षण, उस पर ज्यादा ध्यान दिया। ठीक है, तो वही कह रहा है, देखो जापान और उत्तर कोरिया जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया है। उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, मतलब कोई कोयला नहीं है, कोई पेट्रोल नहीं है, ये सब उनके पास नहीं है। जिसके बाद भी यह एक विकसित धनी देश है। इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की, उसी से यह देश धनी विकसित बना, मानव पर ज्यादा खर्च करके। ठीक है, क्लियर है बात। अब हम बात करेंगे पुरुषों और महिलाओं के लिए आर्थिक क्रियाकलाप। बच्चों जब हम बात करते हैं आर्थिक क्रियाकलाप, तो मैंने आप 10th में पढ़ोगे बच्चों, एक चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। उसमें मैं पढ़ाता हूं कि प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक। ऐसी बच्चों क्या होता है, जब हम आर्थिक क्रियाकलाप की बात करते हैं तो जो भी आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं, यानी जो भी गतिविधियां कर रहे हैं, हम बाजार में कुछ बेच रहे हैं, हम कुछ खरीद रहे हैं, कुछ किसी चीज का उत्पादन हो रहा है,
किसी चीज की का क्या है परिवहन हो रहा है, ये सब क्या है बच्चों आर्थिक गतिविधियां होती। आर्थिक गतिविधियों को क्या है बच्चों अलग अलग क्षेत्रकों में बांटा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक में बांटा जाता है। समझ में आई बात मेरी? मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो भारत में जैसे किसी भी देश में जो भी गतिविधियां हो रही, कोई किसी चीज को बना रहा है, किसी फैक्ट्री में किसी चीज का उत्पादन हो रहा है, कोई चीज कोई खरीद रहा है, किसी वस्तु का कोई बेच रहा है, ठीक है, और क्या कर रहा है, कोई बच्चों परिवहन सेवा दे रहा है, ये सब क्या बच्चों ये आर्थिक गतिविधियां, मतलब जिनसे हम क्या कर रहे हैं धन का अर्जन कर रहे हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं। इन्हीं आर्थिक गतिविधियों को क्या किया जाता है बच्चों पूरे विश्व में क्या है 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। एक को प्राथमिक क्षेत्रक कहा जाता है, दूसरे द्वितीय क्षेत्रक और तीसरे को तृतीय क्षेत्रक कहा जाता है। ठीक है, तो आप देखो विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रकों में विभाजित किया जाता है, यह है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्रक बच्चों के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन एवं उत्खनन शामिल है। इसमें देखो प्राथमिक क्रिया कैसे समझोगे बच्चों, प्राथमिक जो क्षेत्रक है उसका मतलब यह होता है कि जो चीजें पृथ्वी से डायरेक्ट, जो हम पर्यावरण से डायरेक्ट ले रहे हैं, जिनमें हमारा कोई ज्यादा योगदान नहीं है, जो नेचर में है, जो पर्यावरण में जो प्राकृतिक रूप से हमारे चारों तरफ उपलब्ध है, उसको जो हम ले रहे हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्रक बोलते हैं। जैसे बच्चों एग्रीकल्चर, अब भूमि जो है, भूमि हमने नहीं बनाई, भूमि बनी हुई मिली थी हमें, हम उसका उपयोग करके उत्पादन कर रहे हैं। जैसे हम मत्स्य पालन कर रहे हैं तो मछली हम मछली पैदा नहीं करते, मछली क्या होता है, मछली का क्या है बच्चों, हम तालाब बना देते हैं और हम वहां से पकड़ करके मछली के बच्चे पकड़ करके हम डाल देते हैं, लेकिन हमने प्रकृति से वो डायरेक्ट चीजें ली। हमने बच्चों क्या किया, मुर्गी पालन है, मुर्गी को हम पालन करें, वो हमें प्रकृति से मिल रहा है। तो जो चीजें प्रकृति से लेकर जिनका हम उपयोग करके बना रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, वो क्या है प्राकृतिक क्षेत्रक में आता है। द्वितीय क्षेत्रक में क्या आता है, तो बच्चों जब हम प्राथमिक क्षेत्रक के जब हम उत्पादों का या हम कच्चे माल का उपयोग कर क्या है जब हम किसी उद्योग में क्या है उसका विनिर्माण करते हैं, उसको हम बनाते हैं, जिस उद्योग में हम बना रहे हैं उसे क्या बोलते हैं द्वितीय क्षेत्रक। यानी द्वितीय क्षेत्रक में क्या आता है विनिर्माण शामिल है, यानी उत्पादन करना शामिल है। जैसे बच्चों ध्यान सुनना, जैसे हमें घर बनवा रहे हैं हम, ठीक है, घर बनवा रहे थे और घर बनवाने के लिए हमने क्या है, हमें लोहे का दरवाजा लगवाना है। अब ऐसा नहीं कि हम क्या करेंगे कि गए झारखंड छत्तीसगढ़ में लोहा बहुत मिलता है तो हम क्या कहे, हमने गए कि बस अब फड़ुआ लेकर गए हम और ट्रेन पकड़ी हमने छत्तीसगढ़ की और हम पहुंचे छत्तीसगढ़ और हमने क्या किया, छोटा नागपुर प्लेटू में क्या खोदना शुरू किया। तो ऐसा नहीं कि हमें बना हुआ दरवाजा वहां से मिल जाएगा, नहीं, हमें क्या मिलेगा, वहां लोहा मिलेगा, लेकिन लोहा कैसा होगा, तो आयरन होगा, लो अयस्क मिलेगा। अब लो अयस्क में क्या है, लोहा है, अब वो बना हुआ दरवाजा तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको पहले ले जाएंगे, लो अयस्क को निकालेंगे, उसको उद्योग में आयरन स्टील इंडस्ट्री में ले जाएंगे और उसमें क्या करेंगे, उसको प्योरीफाई करेंगे, लोहा में जो अशुद्धि है उसको निकाल देंगे और लोहे को अलग करेंगे। उसके बाद लोहे से फिर जो चीजें बनाना है, अब लोहा बनाने काम कहाँ, दरवाजा बनाने काम कहाँ, एक इंडस्ट्री में, एक उद्योग में हो रहा। तो जहां पर प्राथमिक क्षेत्रक के उत्पादों का या खनिजों का या वस्तुओं का उपयोग कर क्या है हम विनिर्माण करते हैं और उससे जो चीजें बनती उसको क्या है द्वितीय क्षेत्रक में रखते हैं। ठीक है, तो विनिर्माण को बात करते हैं तृतीय क्षेत्रक में। तृतीय क्षेत्रक में बच्चों क्या आता है, जो सेवाएं देते हैं, जो सर्विसेज देते हैं। जैसे मैं हूं बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये सेवा दे रहा हूं, तो ये क्या है तृतीय क्षेत्रक में आ जाए। जो भी आपको सेवाएं दे रहा है, जो भी आप काम कर रहा है, जो भी स्किल्ड है, वो क्या है बच्चों तृतीय क्षेत्रक में आता है। ठीक है, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर के पास आप जा रहे हो तो डॉक्टर क्या है किस में आ गया, तृतीय क्षेत्रक में। जैसे परिवहन है, जैसे जो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, जो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद कर रहे हैं, वो क्या आ जाएंगे, वो तृतीय क्षेत्रक में आ जाएंगे। यानी जो भी सेवा दे रहा है, जो भी सेवा क्षेत्रक में है, वो क्या है बच्चों तृतीय क्षेत्रक में आता है। ठीक है, तो देखो तृतीय क्षेत्र में व्यापार है, परिवहन है, संचार है, बैंकिंग है, बीमा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पर्यटन है, ये सेवाएं इत्यादि शामिल किया जाता है। इस क्षेत्रक में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, क्रियाकलाप के होता है, उत्पादन होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये समझ में आ गई बात। अब देखो जो ये प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक की जो क्रियाकलाप हैं, इनके द्वारा जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से जो भी चीजें आती हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों, जीडीपी बोलते हैं। मतलब जैसे प्राथमिक क्षेत्रक का उत्पाद वस्तुएं एवं सेवाएं, द्वितीय क्षेत्र की वस्तुएं एवं सेवाएं और तृतीय क्षेत्रक की वस्तुएं एवं सेवाओं का जब हम मौद्रिक मूल्य निकाल लेते हैं और उसको हम जोड़ देते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, जीडीपी। ठीक है, यानी अंतिम रूप से जो भी ठीक है उत्पाद किया जाता है। ध्यान समझना, ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय से मूल्य वर्धन करती हैं। अब देखो कैसे निकाला जाता है, तो मैं आपको बता दूं जीडीपी कैसे निकाला जाता है।
तो जीडीपी निकालने का एक फार्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूं जीडीपी क्या होता है। किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाता है, यानी राष्ट्रीय आय कहा जाता है। जो आपको लिखा उसी को राष्ट्रीय आय, जीडीपी के माध्यम से ही राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। ठीक है, तो जो भी प्राथमिक क्षेत्रक में जो भी उत्पादन हमने किए सेवाओं का या वस्तुओं का, द्वितीय क्षेत्रक में जो भी हमने सेवाएं और वस्तुओं का उत्पादन किया, तृतीय क्षेत्रक में जो भी हमने वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया, जब उनके मूल्य को, जो भी उनकी प्राइस होता है, जब उनके मूल्य को हम जोड़ देते हैं, टोटल कर देते हैं तीनों का, तो उसी से क्या निकल आता है, जीडीपी, और उसी से राष्ट्रीय आय निकलता है। ठीक है, ये बात याद रखें। ये आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रिया मैंने आपको बता दी, जो अलग अलग गतिविधियां हम करते हैं तीनों क्षेत्रों में। आर्थिक क्रियाओं को दो भागों में विभाजित किया जाता है, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। अब बाजार क्रियाएं क्या होती हैं, गैर बाजार क्रियाएं क्या होती है, तो इसको समझते हैं। तो देखो मैंने यहां पर क्लासिफिकेशन कर दिया है, वर्गीकरण किया है। आर्थिक क्रियाएं क्या है, जैसे बाजार क्रियाएं हैं और गैर बाजार क्रियाएं। अब बाजार क्रियाएं कौन होती हैं, जैसे बच्चों ध्यान सुनना मेरी बात को, जैसे मान लो एक किसान है, ध्यान सुनना, एक किसान है, एक किसान ने क्या किया, चावल का उत्पादन किया अपनी खेती पर, अपने अपनी भूमि पर चावल का उत्पादन किया। अब बच्चों उसने क्या किया, अपनी जरूरत से ज्यादा चावल का उत्पादन किया। तो मान लो उसे जरूरत थी, ध्यान सुनना, मान लो एक किसान था, उसे जरूरत थी, उस पूरे साल में उसे 20 क्विंटल गेहूं की जरूरत थी। 20 क्विंटल क्या है, गेहूं की जरूरत थी अपने लिए 20 क्विंटल की जरूरत थी। लेकिन उसकी खेत पर उत्पादन कितना हुआ, तो 40 क्विंटल। उत्पादन कितना हुआ, 40 क्विंटल हुआ। तो यानी उसने क्या किया, उसने 20 क्विंटल अधिक उत्पादन किया। 20 क्विंटल क्या किया, अधिक उत्पादन किया। जब उसने 20 क्विंटल अधिक उत्पादन किया अपनी जरूरत से ज्यादा, तो ये 20 क्विंटल क्या करेगा, वो बेच देगा, मार्केट में ले जाएगा, क्या करेगा, मार्केट में यानी बाजार में क्या करेगा, बेच देगा। क्यों कर रहा है ऐसा, तो लाभ कमाने के लिए। बाजार में बेच रहा तो विक्रय कर रहा तो क्यों, लाभ कमाने के लिए। क्यों क्या करने के लिए, लाभ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो मतलब कोई भी ऐसी लेन देन, कोई भी ऐसी सेवा, कोई भी ऐसी वस्तु, जब हम लाभ के पर्पज से जब हम उसका उत्पादन या चीज कर रहे हैं, तो उसे किस में रखेंगे, बाजार क्रियाओं में रखेंगे। ठीक है, किसान के एग्जाम्पल से स्पष्ट हो गया होगा। अब यहां पर आप पढ़ सकते हो, देखो क्या है, बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक भुगतान किया जाता है। मैंने आपको बताया कि जैसे किसान ने क्या किया, 40 क्विंटल गेहूं का उत्पादन किया, उसकी जरूरत के लिए 20 क्विंटल ही थी, लेकिन 20 क्विंटल अधिक उत्पादन किया, तो उसने क्या किया, 20 क्विंटल वो बाजार में बेचेगा। बाजार में बेचने का उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना, पैसा कमाना। इसी को क्या बोलते हैं, बाजार के। जब भी हम कोई भी चीज ऐसी कर रहे हैं जो हमारा उद्देश्य लाभ कमाना है, तो उसको हम क्या रखेंगे, ठीक है, बाजार क्रियाओं में। ठीक है, इनमें सरकारी सेवाएं सहित वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। सरकारी सेवाएं भी हम क्या कर रहे हैं, हम कहीं अगर काम कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है, पैसा कमाना। पैसा कमाना ये हमारा लाभ है ना, हम लाभ कमाना चाहते हैं, पैसा। ठीक है, वही चीज। अब गैर बाजार क्रियाएं क्या है बच्चों, तो यही खेत वाली एग्जांपल समझो, खेत वाली एग्जांपल समझो। अब देखो एक दूसरा किसान है, किसान बी है, ये क्या कर रहा है, इसको 20 क्विंटल की जरूरत है। इसको क्या है, 20 क्विंटल अपना परिवार चलाने के लिए क्या है, इसको 20 क्विंटल गेहूं की जरूरत है, और ये अपने खेत पर 20 क्विंटल का ही उत्पादन कर रहा है, 20 क्विंटल का ही उत्पादन कर रहा है। ठीक है, तो अब ये बाजार में बेच नहीं पाएगा, इसने जितनी इसकी जरूरत थी उतना ही इसने उत्पादन किया, यानी ये लाभ के लिए नहीं कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे गैर बाजार क्रियाएं कहेंगे। ठीक है, गैर यानी लाभ के लिए ना कमाना। जैसे देखो, गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय स्व उपभोग के लिए, अपने उपभोग के लिए, स्व मतलब अपने के लिए उत्पादन है। इनमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। जो खुद के उत्पादन के लिए हम जो भी चीजें कर रहे हैं उसे क्या रखेंगे, गैर बाजार क्रियाओं में रखेंगे। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन, महिलाओं और पुरुषों के बीच में श्रम का विभाजन कैसे करते हैं बच्चों? तो आज भारत में आज जैसे आप बहुत सारे बच्चे आप लोग गांव से होंगे, तो जो गांव के बच्चे हैं वो इस चीज को समझते हैं। जैसे महिलाओं का श्रम का विभाजन हमारे आज से नहीं है, ये महिलाओं में श्रम का विभाजन, यानी पुरुष ये बाहर जाकर घर से बाहर जाकर काम करेंगे, महिलाएं घर के अंदर रहकर काम करेंगी। ये बच्चों आज से नहीं चला रहा, ये हजारों सालों की परंपरा है। जैसे बच्चों मैं आपको बताता हूं, जब हम प्राचीन काल पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स ले जाता हूं, थोड़ा समझना है बस आप लोग। जब हम प्राचीन काल पढ़ते हैं तो प्राचीन काल में जैसे मध्ययुगीन कालीन एक है ना, मध्यकाल एक काल है, ठीक है, मतलब मध्य पाषाण काल। प्राचीन काल में हम पाषाण काल पढ़ते हैं, जिसमें हमें पत्थरों का मनुष्य जो था वो पत्थरों का उपयोग करता था। उसी में उच्च पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और निम्न पुरा पाषाण काल था। तो जैसे हम बात करते हैं पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और
नव पाषाण काल, तो उसमें मध्य पाषाण काल था बच्चों। और मध्य पाषाण काल में था बच्चों, हमें एक भीमबेटका की गुफा मिली है, एक गुफा है। उस गुफा के अंदर बच्चों क्या है, कुछ चित्र बने थे, कुछ चित्रकारी की थी उन्होंने, मतलब जंग जो पेड़ पौधे से जो पत्तियां ले ली, जो कलर, जो भी फल फूल लेकर उन जो भी कलर था उससे जो चित्रकारी उन्होंने, और उस चित्रकारी में क्या है उन्होंने दिखाया है कि जो पुरुष है ना वो बच्चों घोड़े पर सवार होकर दौड़ रहा है और हाथ में भाला लिए है और किसी जानवर का शिकार कर रहा है। और दिखाया कि महिलाएं क्या कर रही हैं, तो महिलाएं क्या कर रही हैं, खाद्य संग्रहण कर रही हैं, यानी खाना को इकट्ठा कर रही हैं। तो वहां पर भी ऐसा कहा जाता है कि पहली बार श्रम विभाजन का साक्ष्य हमें वहीं मिलता है। महिलाएं, पुरुष क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, महिलाएं क्या है, खाद्य का संग्रहण कर रहे हैं। तो ये हमारे प्राचीन काल से ही क्या है, महिलाओं और पुरुषों का काम क्या है, विभाजित कर दिया गया था कि महिलाएं ये काम करेंगी, पुरुष ये काम करेंगे। तो इस तरीके से आप देखो कि विभाजन था। और आज भी ये चीज हमें देखने को मिलता है। गांव में क्या है, महिला कहा जाता है कि महिला घर की चार दीवारी में रहना चाहिए, उसको बच्चों का लालन पोषण पर करना चाहिए, घर के काम काज को देखना चाहिए, चूल्हा चौका करना चाहिए, रोटी बनाना है, बस अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाना तैयार करना, ये सारा काम उसको है। शहरों में ये चीज़ें आज बदल गई हैं, आज उल्टा भी होने लगा है कि पता चल रहा है कि हस्बैंड घर में काम कर रहा है, महिला जो है काम बाहर जा रही काम करने। तो ये इसमें कोई बुराई भी नहीं है बच्चों, जो जिसके काबिल है, जो जिसके योग्य है वो वैसा कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये जैसे हमारे गांव का समाज का आज भी उनकी मानसिकता में कोई परिवर्तन है नहीं, कोई इतना ज़्यादा परिवर्तन आया नहीं। तो आज भी गांव में आप देखो तो महिलाओं को बाहर काम करने नहीं भेजा जाएगा, वो घर में ही काम करेंगी। तो ये सारा क्या है, इसी को श्रम विभाजन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है। परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को भुगतान नहीं दिया जाता। जैसे बच्चों ध्यान सुनना, जैसे महिलाएं घर के अंदर खाना बना रही हैं, ठीक है, घर के 4 सदस्य हैं और उसको मिलाकर 5 सदस्य घर में, तो वो क्या खुद के लिए और 4 सदस्य के लिए खाना बना रही है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि आपकी मम्मी आपके लिए खाना बना रही तो आप उसको कहते हैं मम्मी आपने महीने भर खाना बना लीजिए, आपकी सैलरी इतनी हुई। ऐसा नहीं होता। महिलाएं घर के अंदर खाना बनाए, उसका कोई परिश्रम नहीं, उसका कोई भुगतान नहीं मिलता उनको। लेकिन बच्चों वही एक पुरुष है, एक पुरुष क्या है, बाहर खाना बना, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो रेस्टोरेंट में ज्यादातर कौन है, तो पुरुष ही खाना बनाते हैं। अब उनको उसका क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। पुरुष बाहर खाना बना रहा है, उसको पैसा मिल रहा है। और वही औरत भी हो, अगर औरत बाहर किसी रेस्टोरेंट में खाना बनाएगी तो भी उसको क्या मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा। तो घर के अंदर कोई काम कर रहा है, उसको पैसा नहीं मिल रहा है, तो ये कैसी आ जाएगी, ये गैर आर्थिक क्रियाओं में आ जाएगी। घर के अंदर काम कर रहे हैं तो मतलब पैसा नहीं मिला, भुगतान नहीं, गैर आर्थिक क्रियाओं में आ जाएंगे, ठीक है, नहीं दिया जाता। उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता, राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। राष्ट्रीय आय में बच्चों उन्हीं को जोड़ा जाता है जिसमें जो भी लाभ का हो, जो बच्चों जो वेतन है, जो भी वेतन मिल रहा है, जो भी लाभ है, जिससे कोई मौद्रिक मूल्य पैदा हो रहा है, उसको क्या है राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है, अदरवाइज नहीं जोड़ा। इवन हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, किसी को पुरस्कार दे रहे हैं, उसको भी राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। ये आप 10th में और डिटेल से पढ़ोगे, जब 10th में आओगे तो और डिटेल से पढ़ोगे, ठीक है। तो ये बात है। जैसे संगठित क्षेत्र में महिलाओं और शिक्षण में संगठित क्षेत्र में महिलाओं को शिक्षण और चिकित्सा सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। मतलब जैसे संगठित क्षेत्र मतलब क्या, ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि इनकी सैलरी मंथली सैलरी होती, महीने में कुछ छुट्टियां होती, वीक में एक छुट्टी होगी, इनको सावेतन छुट्टियां मिलेंगी, ये सारे संगठित क्षेत्र में आते हैं। और संगठित क्षेत्र में महिलाओं को ज़्यादातर कौन से क्षेत्र आकर्षित कर रहे हैं, तो शिक्षण और चिकित्सा। जैसे नर्स देखो, ज़्यादातर नर्स कौन है, आपको ज़्यादातर नर्स कौन मिलेंगी, यही मिलती हैं, महिलाएं होती हैं, ठीक है, अधिक आकर्षित करते हैं। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरी के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है। अब ऐसा होने लगा है, महिलाएं आईएएस बनने लगी, आईपीएस बनने लगी हैं, और टीचर भी बन रही, और बहुत सारे काम में वो लगी हुई हैं। आज ऐसा कोई भी फील्ड नहीं जहां पर महिला ना हो, जहां पर महिला अपना योगदान ना दे रही हो। तो आज ये बहुत अच्छी बात भी है बच्चों, देश की जो आबादी है उस आबादी में बच्चों आधा भाग क्या है, महिलाओं का है। और महिलाओं को किसी भी देश में अगर बाहर रखा जाएगा प्रशासनिक क्षेत्रों से और भी बहुत सारे क्षेत्रों से, तो देश का विकास उतनी तेजी से नहीं हो सकता, क्योंकि देश की आधी आबादी का योगदान तो आपके देश के विकास में है ही नहीं। और जब तक किसी भी देश की पूरी आबादी अपने देश के विकास में अपना योगदान देना शुरू नहीं करेगी, तब तक देश का विकास उतनी तेजी से नहीं हो पाएगा। तो ये आज अच्छा बात भी, इसीलिए देखो आज हमारा भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ भी रहा है, ठीक है। हमने दुनिया के कई देशों को पछाड़ करके हम तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन गए हैं आज। तो ये चीज़ जिनमें वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सेवा के उच्च स्तर आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, ये बात है। अब देखो जनसंख्या की गुणवत्ता, तो मैंने आपको बताया कि जनसंख्या जो हमारी पॉपुलेशन है, आज हम लोग लगभग 1.5 करोड़, ठीक है, 1.5 करोड़ यानी 100 अरब
45 करोड़ पॉपुलेशन हो गई आज, लगभग इतनी है, लगभग 100 अरब 45 करोड़ पॉपुलेशन है आज। दुनिया में नंबर 1 पर है हम, दुनिया में नंबर 1 में है। अब बच्चों इतनी बड़ी पॉपुलेशन को क्या है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को क्या है, उसमें गुणवत्ता, उसको एक अच्छा संसाधन बनाना देश के लिए क्या है, देश की सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कैसे कर सकती है, तो वो कब कर सकती है, जब उनके शिक्षा पर अच्छा खर्च करें, जब जीवन प्रत्याशा निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, जब बच्चों क्या है उनके कौशल निर्माण पर अच्छा ध्यान दें, तभी जाकर क्या है इतनी बड़ी जनसंख्या को क्या हम रोजगार दे सकते हैं, और तभी हम इनके योगदान को क्या है देश के निर्माण में एक अहम योगदान के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा बच्चों क्या है, व्यक्ति के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत है, यानी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर शिक्षा नहीं होगी, अगर शिक्षा एक आज देखो टेक्नोलॉजी का दौर है, प्रौद्योगिकी का दौर है, अगर इस दौर में अगर आपको शिक्षा नहीं दी जाए, आपको टेक्नोलॉजी की शिक्षा नहीं दी जाए, तो आप पिछड़ जाओगे। आपका कोई भी शोषण कर सकता है, आपसे कोई भी फ्रॉड कर सकता है। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। बिना शिक्षा के आज आप मतलब पशु की तरह जीवन जीने लायक हो जाओगे आप। ठीक है, ये बात है। इसने व्यक्ति के लिए नए क्षितिज यानी नए द्वार खोल दिए हैं बहुत सारे। अगर आप शिक्षित हो, आपके पास बहुत सारे जॉब करने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, बहुत सारे विकल्प हैं, आप कहीं कुछ भी कर सकते हो, आप पढ़ा सकते हो, आप किसी कंपनी में जॉब कर सकते हो, कोई सरकारी नौकरी में जॉब कर सकते हो, बहुत सारे आपके पास क्या है द्वार खुल जाते हैं। ठीक है, नई आकांक्षाएं दी हैं। जब लोग शिक्षित हुए तो लोगों के पास ऑप्शन भी आए हैं, लोगों ने नई नई चीज़ें सोचना शुरू की। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अपना खुद का अपना खुद का कोचिंग संस्थान चलाएंगे। तो क्या ये नई इच्छाएं, क्योंकि पढ़ लिख रहा है व्यक्ति, उसके पास विकल्प हैं, उसकी इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। ठीक है, जीवन के मूल्य विकसित हुए हैं। जो व्यक्ति देखो आप शिक्षित है, जैसे एक एग्जाम है यूपीएससी, जब आप आईएएस की पीसी की तैयारी करते हो तो आप इतना कुछ पढ़ लेते हो कि आपके अंदर बहुत सारे मूल्य विकसित हो जाते हैं। आपके जीवन के प्रति, आपका लोगों के प्रति, आपका समाज के प्रति एक रवैया, एक सोचने का तरीका ही बदल जाता है। ठीक है, तो आपके अंदर बहुत सारे मूल्य विकसित हो जाते हैं, जिन मूल्यों के आधार पर अपने जीवन को आप जीते हो। ठीक है, तो ये शिक्षा के बल पर हो पाता है। समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है, समाज के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। आज आप देख लो कि देश में बेरोजगारी होने की वजह से हमारे देश में क्या है क्राइम बहुत है, लेकिन बच्चों शिक्षित लोग क्या है इस चीज़ को समझ रहे हैं कि हम क्या है समाज के विकास में, क्योंकि आप देखो आज चारों तरफ आपको जो शिक्षा, तो आपको अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है। समाज में बहुत सारे लोग आपको अच्छा सिखाते हैं, आपका टीचर, आपके पेरेंट, आपके जो भी पढ़े लिखे हैं, आप उनसे अच्छा सीख पा रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है समाज का भी अच्छे से विकास हो रहा है। समाज किससे बना? लोगों से बना। जब किसी भी देश में लोग सही हो जाएंगे तो उस देश का समाज अच्छा हो जाता है। यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में क्या करती है? वृद्धि करता है। जाहिर सी बात है, राष्ट्रीय आय कैसे बढ़ेगी? जब लोग शिक्षित होंगे, लोग बाहर, जैसे आज हम लोग शिक्षा के बल पर ही तो पूरे विश्व में डंका बजा पा रहे हैं। अमेरिका में, सऊदी अरबिया में, हर जगह भारतीय लोग भरे पड़े हैं और वहां से कमा करके है भारत में भेज रहे हैं। तो क्या हो रहा है? इससे हमारे देश की राष्ट्रीय आय बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? तो ये चीजें हैं। प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ती है। जाहिर सी बात है, आप जितने ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, जितने ज़्यादा शिक्षित होंगे, आपके पास उतने अच्छे आइडियाज़ होंगे, आप देश के विकास में और आप प्रशासन में उतना अच्छा महत्वपूर्ण भूमिका निभा। अब देखो आईएएस क्या करता है? पूरा जिला संभाल रहा है। क्यों संभाल पा रहा है? क्योंकि उसने उतनी अच्छी पढ़ाई की है। उसका क्या है, उसके अंदर प्रशासनिक स्किल, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन स्किल क्या है उसके बाद डेवलप हो गया। इसकी वजह से क्या है, वो एक अच्छा प्रशासन में क्या है अच्छी तरीके से काम कर रहा है, अपनी दक्षता को दिखा पा रहा है। तो ऐसा कब हो पा रहा है? शिक्षा के बल पर। ठीक है, जनता को शिक्षा उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जैसे क्या क्या किया जा रहा है? तो देखो, प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण, गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है। जैसे बच्चों, लड़कियों के लिए क्या है, सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया। ये सब क्या किए जा रहे हैं? महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, देश की बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि हमारे देश में क्या था कि बच्चों, अगर मान लो कोई फैमिली है, एक परिवार है, उस परिवार में 2 बच्चे हैं और उस परिवार के अगर लोग हैं तो वो अगर किसी एक को पढ़ाने में सक्षम है तो अपने लड़के को पढ़ाएंगे, लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे। ऐसी मानसिकता थी पहले। शहरों में आप ये मानसिकता परिवर्तन बदल चुकी है, लेकिन आज भी गाँव में ऐसा है। तो अब क्या है कि महिलाओं को भी पढ़ाने के लिए क्या है, सरकार ने अपने खुद आगे कदम बढ़ाया। उसने कहा कि आप सिर्फ बच्ची को स्कूल भेजिए, आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी, आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा, आपको बल्कि उसको किताबें सब कुछ दी जाएगी। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा लगा, सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। ये सब क्या किया जा रहा है? ताकि महिलाओं को भी पढ़ने का, बच्चियों को भी पढ़ने का अधिकार मिले और वो आगे पढ़कर क्या है देश के विकास में क्या है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। ठीक है, ये किया गया। देखो, प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय खोले गए महिलाओं के लिए। जैसे प्रगति निर्धारित विद्यालयों की स्थापना की गई। ये नवोदय विद्यालय क्या है? यहाँ पर फीस नहीं लगती, बहुत कम फीस में क्या फ्री में ही क्या बच्चियों की पढ़ाई होती।
तो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में नवोदय विद्यालय खोले गए बड़ी संख्या में। अब एक चीज बता दो बच्चों, प्राथमिक शिक्षा का मतलब होता है बच्चों 1 से लेकर 8 कक्षा तक की शिक्षा, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा। और माध्यमिक शिक्षा का मतलब होता है 9 से लेकर 12 तक, इसको बोलते हैं माध्यमिक शिक्षा। यही बातें याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि प्राथमिक क्या है, माध्यमिक क्या है। तो 1 से लेकर 8 कक्षा तक का क्या है, प्राथमिक शिक्षा बोलते हैं, और 9 से लेकर 12 तक को माध्यमिक शिक्षा बोलते हैं, ठीक है। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई हैं। जैसे आजकल आप बहुत सारे स्कूलों में बहुत सारे अलग अलग जगहों पर क्या है, प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जिसका मेन उद्देश्य क्या है, जो बच्चे हैं, जो जिनके अंदर जो स्किल है, जिनके अंदर जो कौशल है, जो प्रशिक्षण है, वो बाहर निकल कर आए, और फिर क्या है, सरकार या वो लोग जो है स्कूल के जो लोग हैं वो क्या करें, उस पर विशेष ध्यान दें और उस पर उसको उस काम के उसके स्किल को, उसके शिक्षण को क्या है और आगे बढ़ाएं, ठीक है। अब देखो 6 से 14 वर्ष आयु के सभी स्कूली बच्चों को 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम था। सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, मैंने बताया, सर्व शिक्षा अभियान मैंने बताया था। अब देखो ये क्या है, 6 से 14 वर्ष बच्चों, क्या हुआ है कि अभी हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया था, 86 संशोधन, ठीक है, 86वां संशोधन किया गया था, जिसमें क्या किया गया है, एक अनुच्छेद जोड़ दिया गया संविधान में, अनुच्छेद जोड़ा गया बच्चों। उस अनुच्छेद का नाम क्या है, ध्यान सुनो बच्चों, थोड़ा सा पॉलिटी भी ले आता हूं ताकि आपकी समझ अच्छी हो। अनुच्छेद 21 का बोलते हैं उसको, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों पर की शिक्षा पर, 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु की बच्चों की शिक्षा पर राज्य विशेष ध्यान देगा। यानी अब क्या है, जो शिक्षा को क्या कर दिया है, अब नागरिक क्या है, मौलिक अधिकार बना दिया है। यानी आज हम कोई 6 से लेकर 14 साल का कोई बच्चा है, वो ये कह सकता है कि हमें क्या है, हमें शिक्षा का अधिकार है और सरकार उसको शिक्षा देगी। तो अब नागरिकों का अधिकार है शिक्षा लेने का। तो ये सब कैसे किया जाए, क्योंकि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो ये कहा गया। अब देखो इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और बच्चों क्या है, स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किए गए। बच्चों क्यों ऐसा किया गया, रीजन बीइंग क्या कि हमारे जैसे हम लोगों ने कुछ किया, प्राथमिक स्कूल खोले, आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए स्कूल सरकार द्वारा। अब होता क्या था कि बच्चे उसमें क्या करते थे, उसमें अपना नामांकन तो करवा लेते थे, क्यों, वजीफा मिलता था, आप सभी जानते हो वजीफा, ठीक है, वजीफा गांव वाले जानते हैं वजीफा क्या होता है, वजीफा मिलता था। अब उसके चक्कर में क्या है, हर और उसमें किताब भी मिल जाएगी, कपड़े भी मिल जाएंगे, जूते मिल जाएंगे, तो उस चक्कर में क्या है, बच्चे माँ बाप क्या है, बच्चों का नामांकन करा देते थे इस आंगनबाड़ी स्कूल में। लेकिन होता क्या था, बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे हैं, बच्चे जाते ही नहीं थे, उनको मास्टर क्या है घर से घसीट घसीट लेकर आ रहा है, तो ऐसा होता था। तो अब ये सब करने के लिए क्या किया गया, अलग अलग सेतु पाठ्यक्रम, ठीक है, स्कूल लौटो शिविर, ये सब चलाया गया, लोगों में जागरूकता फैलाई गई, लोगों के उनके बच्चों के माँ बाप में क्या है जागरूकता फैलाई गई कि अगर बच्चा आपका पढ़ेगा तो बहुत सारी चीजें कर पाएगा जीवन में। तो धीरे धीरे क्या है, लोगों को स्कूल की ओर क्या है वापस लाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। जैसे एक सबसे बड़ा प्रयास था मिड डे मील, यानी मध्याह्न का भोजन। उसमें क्या होता था बच्चों, एक पौष्टिक खाना दिया जाता है, यानी दोपहर में जो लंच का होता है, उस लंच में क्या है, एक अच्छा खाना दिया जाता है, बहुत न्यूट्रिशंस होते हैं, प्रोटीन उसमें बहुत अच्छा होता है। इस क्यों किया जा रहा है, ताकि स्वास्थ्य उनका अच्छा रहे, बच्चे स्कूल में आए। अब इस खाने के लालच में क्या है, जो बच्चे ना नाम लिखा लेते हैं और बच्चे तब तक रहते ही हैं जब तक कि वो खाना नहीं मिलता। बहुत जैसे हमारे फैमिली में, मतलब पहले, अभी नहीं, गांव में जैसे मैंने देखा है, कई लोग क्या होता है कि कुछ बच्चे हैं क्या करते हैं, स्कूल जाएंगे और थाली गिलास सब लेकर जाएंगे, बैग में भर लेंगे, और जब जाएंगे और तब तक वहाँ स्कूल में रुकेंगे जब तक कि दोपहर का खाना नहीं मिल जाएगा, भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि भोजन टेस्टी होता है। अब घर में जो गरीब बच्चे हैं जिनको अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, अब स्कूल में अच्छा खाना मिले तो वो तब तक रुकेंगे। लेकिन बच्चों जैसे ही वो मध्याह्न का खाना मिल जाएगा और जैसे ही वो खा लेंगे, उसके बाद भैया थाली धोएंगे, बैग में रखेंगे, 9-11 हो जाएंगे, उसके बाद स्कूल में नहीं मिलेंगे। लेकिन सरकार क्या कर रही है, ये सब क्या कर रही है, सरकार ऐसा करके क्या है, जो बच्चे हैं, जो पिता है, पेरेंट हैं, उनको क्या है जागरूक करके क्या स्कूल में भेज रही, ताकि क्या वो शिक्षित हो सके, वो देश में क्या है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके अपना। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने, बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति को में सुधार करने के लिए दोपहर के भोजन, जैसे इसी को मिड डे मील कहते हैं, है ना, इसको मिड डे मील की भोजन की योजना कार्यान्वित की जा रही है। इसी को मिड डे मील दोपहर में दिया जाता है 12 बजे के आसपास, मध्याह्न का खाना इसलिए कहा जाता है। तो ये सब क्यों किया जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है ताकि बच्चों को क्या है स्कूली शिक्षा में जाएं, उनका स्वास्थ्य सही हो, ऐसा करने के लिए। अब स्वास्थ्य बच्चों क्या है, देखो किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी दक्षता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। अगर बच्चों सोचो, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप देश के विकास में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा, बल्कि आप क्या हो जाओगे, आप सरकार के लिए एक दायित्व हो जाओगे। सोचो ना बच्चों, एक रोगी व्यक्ति है,
रोगी व्यक्ति देश के विकास में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, कुछ नहीं कर पाएगा, बल्कि वो देश के लिए क्या है उत्तरदायित्व बन जाएगा। गरीब व्यक्ति है तो उसके पास पैसा नहीं है तो वो क्या करेगा, सरकारी हॉस्पिटल में जाकर क्या करेगा, अपना इलाज कराएगा। सही नहीं हो रहा है, वो इलाज कराया जा रहा है, अब और उसके इलाज पर क्या है, सरकारी स्कूल में जो इलाज होता है उसका खर्चा तो सरकार वहन करती है ना। तो अब इस तरीके से वो क्या हो जाएगा, वो जो अस्वस्थ व्यक्ति है वो देश के लिए क्या हो गया, दायित्व हो गया, बल्कि वो संपत्ति नहीं। इसीलिए बच्चों क्या है, लोगों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देना होगा अगर उसे एक मानव पूंजी बनाना है, एक मानव संसाधन बनाना है। ठीक है, तो ये चीज है। इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है, क्योंकि उसको एक मानव पूंजी बनाना। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। सरकार ने देखो जैसे क्या किया बच्चों, जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये क्या है, इसमें क्या है, लोगों को मुफ्त में इलाज दिया जाता है। आयुष्मान कार्ड अभी चल रहा है बच्चों, आयुष्मान कार्ड के बारे में आपने सुना होगा, आयुष्मान योजना, आयुष्मान जिसमें कार्ड बन रहा है, पर फैमिली को जो है 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस दिया जा रहा है सरकार। क्यों दे रही है, क्योंकि क्या है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई है ना, स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी दिक्कत है, तो आप जाकर क्या है, आप अपना इलाज करा सको, और जब आप स्वस्थ हो जाओगे तो फिर क्या है, आप देश के विकास में क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाओगे। तो सरकार ये सारी चीजें कर रही है क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति बहुत जरूरी है। आप स्वस्थ रहोगे तभी तो आप अच्छा कर पाओगे कुछ जीवन में। शिशुओं की संक्रमण से रक्षा तथा माताओं के साथ बच्चों की देखभाल और पोषण सुनिश्चित करने से शिशु मृत्यु दर घटती है। जैसे बच्चों आपने आशा नाम सुना, आशा वर्कर का नाम सुना। आशा वर्कर क्या करती है बच्चों, जो गांव जाकर जगह जगह जाकर क्या है, महिलाओं को उनकी प्रेगनेंसी से संबंधित, ठीक है, और उनके बच्चों का कैसे पालन पोषण हो, उनकी संबंधित क्या है, उनको जागरूक करती हैं, उनका देखभाल करती हैं। तो ये सब कैसे क्यों कर रही है, क्योंकि बच्चों जो आने वाला भविष्य है, क्योंकि बच्चे ही भविष्य होते हैं। अगर वो बच्चा स्वस्थ नहीं होगा, वो अच्छा नहीं होगा, वो स्वस्थ पैदा नहीं होगा, तो फिर क्या है, वो देश के विकास में या देश के लिए क्या है, दायित्व बन जाएगा। तो ये सब किया जा रहा है। महिलाओं के लिए क्या है, अभी देखो बच्चों क्या है कि जो महिलाएं होती हैं, जब उनका ऑपरेशन, जब उनका बच्चा डिलीवर होता है तो क्या होता है बच्चों, डिलीवरी होती है तो उनको क्या है 5,000 रुपये दिया जा रहा है, ठीक है, और बच्चे और उसको, क्योंकि ताकि वो अपने स्वास्थ्य, क्योंकि जब वो डिलीवरी होती है बच्चे की तो माँ बहुत मतलब कमज़ोर हो जाती है। अब उसके गरीब जो लोग होते हैं वो उतना अच्छा खाना नहीं अवेल कर पाते, तो सरकार क्या कर रही, उनको 5,000 रुपये दे रही, ताकि क्या है, वो उस टाइम 2-3-4 महीने क्या है अच्छा खा सकें, ताकि वो हेल्दी हो। और जब वो हेल्दी होंगी तभी तो वो बच्चे को जो दूध पिलाएंगी, जो स्तनपान कराएंगे, उससे क्या होगा, वो बच्चा भी हेल्दी होगा। तो ये सब क्यों किया जा रहा है, ताकि हमारे लोग, हमारी देश की जनसंख्या और हमारा जो आने वाला भविष्य है वो सुरक्षित रहे, वो स्वस्थ रहे। ठीक है, अब देखो भारत में कुल 381 मेडिकल कॉलेज, ये क्यों, क्योंकि मेडिकल कॉलेज नहीं होंगे तो कौन डॉक्टर बनेगा। 301 डेंटल कॉलेज हैं केवल 4 राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कुल राज्यों से अधिक मेडिकल कॉलेज, यानी इन 4 राज्यों में सबसे ज्यादा आपको मेडिकल कॉलेज मिलेंगे। लेकिन आप टोटल देख लो 381 मेडिकल कॉलेज हैं और 301 डेंटल कॉलेज। आज इनकी संख्या थोड़ी बढ़ गई है। ठीक है, अब क्यों, क्योंकि बच्चों मेडिकल कॉलेज से लोग पढ़कर जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे। अब जितने ज्यादा डॉक्टर होंगे स्वास्थ्य सेवा उतनी अच्छी होगी। आज भी लेकिन उतने डॉक्टर नहीं है, क्योंकि गांव में आप चले जाओ तो गांव में एक मुश्किल से एक क्लिनिक खुली होगी, उसमें भी झोला छाप डॉक्टर बैठा होता है। ठीक है, अब ये सारी समस्याएं हैं। अब स्वास्थ्य संबंधित क्या है, कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे शिशु मृत्यु दर क्या होता है बच्चों। शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय 1 वर्ष से कम आयु के शिशु मृत्यु की दर से है। मतलब बच्चों क्या है, मान लो एक वर्ष में क्या है 1000 बच्चे पैदा हुए, उनमें से जितने बच्चों की डेथ हो गई 1 वर्ष से कम बच्चों की क्या है, 1 वर्ष से कम उम्र के जितने बच्चों की डेथ होती है उसे क्या बोलते हैं, उस अनुपात को क्या बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से दर से है। ठीक है, यानी 1 वर्ष में 1000 पैदा होने वाले जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु के कितने बच्चों की डेथ हो गई, यानी मृत्यु हो गई, उसके अनुपात को क्या बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। ठीक है, अब मृत्यु दर क्या है बच्चों, मृत्यु दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में, यानी 1 वर्ष में मान लो प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की जनसंख्या से, यानी 1000 जो लोग पैदा हुए हैं उनमें से कितने लोगों की डेथ हो गई, यानी मान लो 1000 लोग डेथ हुए, उनमें से अगर मान लो 20 लोगों की डेथ हो गई तो शिशु मृत्यु दर कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात है। फिर जन्म दर क्या है बच्चों, जन्म दर से अभिप्राय वही है कि एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या है। ठीक है, तो ये जन्म दर हो गया। ठीक है, ये बहुत आसान है, कुछ कठिन।
अब हम बात करेंगे बच्चों किस पे, तो बेरोजगारी पर। ठीक है, तो किस पे बात करेंगे बच्चों, बेरोजगारी पर। बेरोजगारी बच्चों क्या है, ध्यान सुनना बच्चों, ये आज भारत की सबसे बड़ी समस्या, मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में ही कि बेरोजगारी क्या है, भारत की सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है ये, क्योंकि ये हमारे देश में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है तो बेरोजगारी भी बढ़ रही है। अब ये नहीं कह सकते हम कि जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए बेरोजगारी ज़्यादा, तो नहीं, क्योंकि अगर हम अपने लोगों को अगर हम स्किल दे दें, उनके शिक्षा उनको अच्छी शिक्षा दे दें, उनको प्रशिक्षण दे दें, तो वो दुनिया में कहीं भी जाकर पढ़ सकते हैं, सॉरी कहीं भी जाकर अपनी जीविका कमा सकते हैं। देश में बहुत सारे संसाधन वो क्या कर सकते हैं, बहुत सारे उद्योग खोल सकते हैं, लेकिन उनको उतनी अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही, उतना अच्छा प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा है, तो वो आज वो क्या है, बेरोजगार बन के घूम रहे हैं इधर उधर। तो ये चीज़ है। अब बेरोजगारी बच्चों क्या होती है, बेरोजगारी एक दशा है जिसमें क्या होता है बच्चों, जो काम करने वाले जो इच्छुक व्यक्ति होते हैं और उनको क्या है काम ना मिले, उसे क्या कहते हैं बच्चों, बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बेरोजगारी कहते हैं। मतलब बेरोजगारी वह दशा है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर, जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को क्या है, रोजगार नहीं मिलता है, तो उसे क्या कहेंगे, बेरोजगारी कहेंगे। ठीक है, बेरोजगारी कहेंगे। यानी प्रचलित मजदूरी दर पर जो काम करने के जो इच्छुक व्यक्ति हैं, अगर उनको काम नहीं मिल रहा है तो उसे क्या कहेंगे, बेरोजगारी कहेंगे, बेरोजगार बोलेंगे। अब देखो, जो काम करने के इच्छुक ही नहीं है, जो आलसी है, जो है ना, जो पड़ा रहना चाहता है, जो मुफ्त की रोटियां खाना चाहता है, अब वो उसको बेरोजगार नहीं कहोगे भाई। जिसका इच्छा ही नहीं काम करने के लिए, तुम कहो चलो काम करो, नहीं करेगा वो। तो जिसकी इच्छा भी हो वो, ठीक है, तो वही कह रहा है, क्या कह रहा है, बेरोजगारी वह दशा है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पाता। ठीक है, अब देखो, श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 वर्ष से 19 वर्ष के बीच है। यानी कार्य करने की जो श्रम बल लोग कौन से, 15 से लेकर 59 लोग। ठीक है, देश की जनसंख्या को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो 0 से लेकर 14 वर्ष तक, ये इनको शिशु कहते हैं, इनको ठीक है बाल्यावस्था वालों बोल सकते हो, ये देश के लिए क्या है, ये बच्चे हैं। और एक दूसरा होता है 15 से लेकर 59 साल के, ये देश की वर्किंग कैपिटल है, मतलब ये क्या काम करने वाले लोग, श्रम बल है, ये बहुत देश के विकास में इनका ही सबसे बड़ा योगदान होता है। और एक होता है 60 से ऊपर वाले। अब ये क्या होते हैं, देश जो 60 से ऊपर वाले होते हैं वो भी क्या है, वो शारीरिक श्रम नहीं करते, लेकिन वो मानसिक, वो उनके पास अनुभव का एक अपना वो होता है। ठीक है, वो क्या करते हैं, उनके पास अनुभव बहुत अच्छा होता है। तो जो भी प्रशासनिक पदों पर देख लो आप, बड़े बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं, जितने ज्यादा बूढ़े होंगे, जितने बुजुर्ग होंगे, वो उतना अच्छा कर पाते, क्योंकि उनके पास अनुभव है। तो 59 से 60 के बाद वाले भी क्या है, देश के निर्माण में क्या है, देश के प्रशासनिक पदों पर क्या है, और देश की बहुत सारी चीजों में क्या है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, लेकिन श्रम बल, शारीरिक बल करने के लिए कौन है, तो बच्चों ये 15 से 59 तक। भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है, तथापि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अलग है। अब देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में कौन कैसे लोग हैं, तो जो कृषि संबंधित लोग हैं वो ज्यादा बेरोजगार हैं। और शहरी क्षेत्रों में कौन है, नगरीय क्षेत्रों में कौन बेरोजगार है, तो जो पढ़े लिखे, जो शिक्षित हैं, वो क्या है, वो बेरोजगारी है शहरों में। ठीक है, तो ये देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है, नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी है। ठीक है, शिक्षित बेरोजगारी है। अब हम बात करेंगे मौसमी बेरोजगारी क्या है बच्चों। तो बच्चों, मौसमी बेरोजगारी के बारे में एकदम आसान समझना है बच्चों। जैसे जो ये ज्यादातर जो ये मौसमी बेरोजगारी है, ये आपको गांव में मिलेगी और कृषि से संबंधित लोगों में ये ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे बच्चों, एक गांव में एक परिवार है। अब एक परिवार क्या कर रहा है बच्चों, किसी के यहाँ खेती में काम कर रहा है, वो क्या करेगा, उसको कब तक काम मिलेगा, तो जब मान लो किसी फसल को उगाना है, तो किसी फसल को मान लो धान की उगाई हो रही है, तो क्या करेंगे, धान की रोपाई के समय क्या है, लोगों को काम खूब मिलेगा। लेकिन अब धान की रोपाई हो गई, अब धान की रोपाई से लेकर जब तक धान की कटाई नहीं होगी, तब तक क्या है, किसी को काम ही नहीं मिला। क्यों, क्योंकि अब 3-4 महीने तो बच्चों को उगने में उसको समय लगेगा, तो इस 3-4 महीने क्या है, लोग बेरोजगार हैं। इसी को बोलते हैं बेरोजगारी। यानी कुछ विशेष मौसम में लोगों को काम मिलेगा और कुछ विशेष मौसम में क्या है, वो बेरोजगार रहेंगे। किस विशेष मौसम में, तो जैसे रोपाई करनी है, कटाई करनी है, उगाही करनी है। ठीक है, इन सब सीजन में क्या है, लोगों को रोजगार खूब मिलेगा, लेकिन बाकी सीजन में वो बेरोजगार हैं। ठीक है, तो ये बात है। देखो, मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ विशेष महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बुआई, कटाई, निराई और गहाई होती है। इन समय में क्या है, लोगों को रोजगार मिलता है। कुछ महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता। यानी इनके बीच का जो समय, यानी बुआई कर दी, उसके बाद क्या है, कटाई तक बैठे रहो,
ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब क्या होती है बच्चों? जब किसी भी काम में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। जब किसी भी रोजगार में, किसी भी काम में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो उसमें जो अधिक लगे हुए लोग क्या है, वो क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, या इसी को अल्प बेरोजगारी और इसी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखो जब लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत होते हैं, लगेगा आपको 5, जैसे मान लो 3 लोग की जरूरत है लेकिन 5 लोग लगे हैं और आपको लगेगा नहीं 5 लोगों को रोजगार मिल रहा है, प्रत्यक्ष रूप लगेगा, परंतु वास्तव में बेरोजगार होते हैं, अर्थात एक ही काम में जरूरत से ज्यादा लोग लगे होते हैं तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। मैंने क्या बताया? जब एक ही काम में जरूरत से ज्यादा लोग लगे होते हैं तो उसे क्या कहेंगे? प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, ऐसा प्रायः कहां होता है? कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। कैसे बच्चों? ध्यान से सुना जना, ध्यान सुनना। कैसे? कृषिगत में कैसे? मान लो जैसे बच्चों एक प्लॉट है और ये 2 हेक्टेयर का क्या है? प्लॉट है, 2 हेक्टेयर का प्लॉट है। ठीक है, ये 2 हेक्टेयर का प्लॉट है। अब एक फैमिली, मंगीराम की फैमिली है बच्चों, मंगीराम है। मंगीराम क्या है? इस प्लॉट का मालिक है, इसका मालिक है, प्लॉट का मालिक है, क्या है? प्लॉट का। ठीक है, प्लॉट का मालिक है। और इस मंगीराम के बच्चों क्या है? इस मंगीराम में कि 3 पुत्र हैं और इसकी 1 बीबी है। इसके 3 पुत्र हैं और इसकी 1 बीबी। एक ही बीबी होगी भाई, अब तो पहले लोग कई बीबी रखते थे, अब एक ही बीबी को सर्वाइव कराना बहुत आसान नहीं हो गया, इतनी महंगाई है, लाली पाउडर बहुत महंगा हो गया है, तो एक ही बीबी होगी उसकी। ठीक है, और गांव के लोग भैया वैसे ही उनके पास पैसा नहीं, तो 3 पुत्र हैं, 1 बीबी, यानी ये कुल मिलाकर इनकी फैमिली में कितने? 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं। ठीक है, अब वो जो ये 5 सदस्य हैं, ये पांचों के 5 सदस्य क्या करते हैं? इसमें खेती करते रहते हैं। जरूरत इस 2 हेक्टेयर में मात्र 3 लोगों की है, 3 लोगों की जरूरत है इसके उत्पादन को करने के लिए, इसकी जुताई बुआई सब कुछ करने के लिए 3 लोग भी अगर इसमें काम करेंगे तो पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं, उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन 5 लोग लगे हुए हैं तो आपको लगेगा कि नहीं 5 लोगों को रोजगार मिला है, 5 लोगों को रोजगार है। ठीक है, ये 5 लोग इसमें लगे, अगर इसमें से मान लो इसमें से क्या कर दिया जाए, इसके 2 पुत्रों को, जो 3 पुत्र हैं इसमें से क्या है, इसके 2 पुत्रों को कह दिया जाए कि जाओ बेटा तुम कहीं और काम कर लो, और ये 3 लोग ही सिर्फ इसमें काम करेंगे तो भी इसके उत्पादन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका उत्पादन भी पहले जो 20 क्विंटल होता था गेहूं, आज भी 20 क्विंटल होगा। तो मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें 5 लोग लगे काम, कुल रोजगार, लेकिन वास्तव में जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। देखो किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं, वही मैंने 5 का एग्जांपल लिया तो मैंने बताया कि 3 की आवश्यकता है लेकिन 5 लगे। इसमें क्या है, किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन 8 लोग उसमें लगे होते हैं, इसमें 3 लोग अतिरिक्त हैं। इन तीनों द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता, यानी आप उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं कर पा रहे हो। आप 8 लोग लगा दो, 10 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि 8 में से 3 हटा भी दोगे तो 5 लोग भी उतना ही उत्पादन करेंगे जितना 8 लोग मिलकर कर रहे थे। तो इसी को क्या कहेंगे? इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, अब बेरोजगारी की समस्याएं क्या है बच्चों, तो देख लो। इसमें बेरोजगारी से जनसंख्या की बर्बादी होती है। जो लोग अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति होते हैं बेरोजगारी के कारण दायित्व में बदल जाते हैं। जाहिर सी बात है बच्चों, सरकार ने क्या किया, उन पे अच्छा खर्च नहीं किया, उनके स्वास्थ्य पर खर्च नहीं किया, धीरे धीरे क्या है पॉपुलेशन बढ़ गई। अब जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो वो बेरोजगार घूमेंगे, बेरोजगार घूमेंगे तो क्या है चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, बीमार हो जाएंगे तो उनका पैसा नहीं तो क्या करें, सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे। अब इस तरीके से क्या हो जाएगा, सरकार के लिए तो क्या हो गया, वो दायित्व हो गए। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी बढ़ी तो सरकार के दायित्व हो जाएंगे। सरकार उनके वेतन भत्ते पे ध्यान देगी, उनको कुछ अलग से इंसेंटिव देगी ताकि किसी तरीके से उनका सर्वाइव हो पाए। तो वो कुछ काम कर नहीं पा रहे हैं और दूसरा सरकार उनको इतनी सारी चीजें सुविधाएं दे रही, तो क्या होगा, इस पे सरकार का पैसा खर्च हो रहा है तो क्या हो जाएगा, सरकार के लिए दायित्व हो जाएंगे। ठीक है, व्यक्ति के साथ साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आप देखो क्राइम बढ़ जाता है, लोग चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, क्योंकि घर भाई पैदा हुए हैं समाज में हैं तो घर चलाना है, खाना खाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे। कोई किसी को, कोई पता चला मर्डर कर दे रहा किसी का, कोई किसी की चेन लेकर भाग जा रहा है, कोई किसी घर में चोरी कर ले रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, तो ये क्या होगा। अभी इस तरीके क्या होगा, समाज में क्या होगा, समाज की गुणवत्ता खराब होगी, समाज का जो निर्माण जो हम अच्छी तरीके से करना चाहते हैं वो भी खराब हो जाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य स्तर में गिरावट तथा स्कूल प्रणाली से अलगाव में वृद्धि होगी। जाहिर सी बात है, जब जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा, जो बच्चे है ठीक है, अब उसको उतनी अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई, उतना स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, अब वो काम करेगा, काम करके दिहाड़ी करेगा, दिहाड़ी करके क्या करेगा, अब वो अपने बच्चे से कहेगा भाई पढ़ने लिखने से कोई फायदा वायदा है नहीं, तुम एक काम करो तुम भी दिहाड़ी में लगो,
तो वो क्या होगा, इस तरीके से काम करने लगा है। तो स्वास्थ्य में स्कूल से दूरी बनती जाएगी, लोगों का स्कूल से विश्वास उठ जाएगा, ये सारी चीजें। किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है, जाहिर सी बात है। अगर बेरोजगारी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, लोगों के का जो हमारे देश में जो भी अर्थव्यवस्था है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव, अहितकर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि देश की ज़्यादातर जो पैसा है, जो जीडीपी का ज़्यादातर, जो राष्ट्रीय आय का ज़्यादातर पैसा है, वो किस पर खर्च होगा, तो लोगों के स्वास्थ्य पर, लोगों की शिक्षा पर, लोगों के खान पान पर खर्च होगा। और इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या है, देश के लिए क्या दायित्व बढ़ जाएगा और देश के लिए लाभ कुछ नहीं है। ठीक है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है, और धीरे धीरे क्या होगी, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारी देश की इकोनॉमी है, वो धीरे धीरे क्या होगी, डाउन करती चली जाएगी। ठीक है, ये सब इसके क्या है, समस्याएं हैं। ठीक है बच्चों, चैप्टर खत्म। तो चैप्टर हो गया खत्म, है ना। सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आया, मजा आया पढ़ने में। ठीक है, देखो मेरा प्रयास यही था कि आपको चीज़ें समझ में आए, इसी वजह से मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल ली, बहुत सारी चीज़ें। बहुत आसान चैप्टर है, इसको आप पढ़ोगे भी, अगर नॉर्मली आप देखोगे तो बहुत आराम से सारी चीज़ें समझ में आएंगी और सारी चीज़ें आप लिख पाओगे। ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो थोड़ा टफ है। ठीक है, 9th क्लास में जो भी चैप्टर है इकोनॉमी के, वो ज़्यादा टफ नहीं है। रीजन बिंग अगर आप उसको एनसीईआरटी में रहकर पढ़ोगे तो आपको समझ में उतने अच्छे से नहीं आएंगे। थोड़े से आप अपने आसपास के एग्जाम्पल लो, आपके समाज में जो चीज़ें चल रही वो लो, जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उन पर ध्यान दो, तो ये चैप्टर आपको बहुत आसान लगेगा। और मैंने वही प्रयास किया कि जो आज वर्तमान की जो परिस्थितियाँ हैं उसको अपने चैप्टर से जोड़कर मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है, ताकि चैप्टर जो हो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो, आपको मज़ा आए पढ़ने में। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा, चैप्टर आपको सीख पाए होगे, चीज़ों को, आज की सिनेरियो को समझ पाए होगे। ठीक है बच्चों, अगर चैप्टर को पढ़ने में मजा आया, आपको अच्छी लगी क्लास, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करके बताएं कैसी लगी क्लास। ठीक है, और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करते रहो। ठीक है, डेली काम करते रहो, अपना डेली क्लासेस करते रहो, नोट्स बनाते रहो, रिवाइज करते रहो, तो बर्डन नहीं होगा आपको एसएसटी में, आप आराम से अच्छे स्कोर कर पाओगे। और मेरे साथ जुड़े रहोगे तो जब मेरी क्लास आती है जिस दिन, वो क्लास कर लो, रिवीजन कर लो, एनसीईआरटी पढ़ लो। उसके अलावा मेरी क्लास में क्लास करने के बाद कुछ और नहीं करना होता है, सिर्फ एक बार एनसीईआरटी रीड करो, एक बार पीपीटी को रीड करो, जो नोट्स बनाया नोट्स को रिवाइज करो, बस, और कुछ नहीं करना है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी मेरे साथ पढ़ते समय एसएसटी, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, टेंशन बस मेरे को टेंशन लेनी होगी कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको कितना अच्छा कंटेंट दे पाऊँ, कितने अच्छे तरीके से वो पढ़ा पाऊँ, ये मेरे लिए टेंशन की बात है। और मैं उस पिछले कई सालों से ही करता आ रहा हूँ, तो मेरे लिए भी ये टेंशन की बात है नहीं। मुझे पता है कि बच्चों कैसे पढ़ाना है। ठीक है, तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। बाय, थैंक यू।